दोस्तों, मैं राहुल पांडे मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आपको बिपरजॉय चक्रवात जो आया है उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेंगे। अब बीपर चक्रवात के पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा चक्रवात क्या होता है उसका जिक्र थोड़ा हम लोग कर लेते हैं तो थोड़ा बेहतर रहता। तो पहले हम लोग चक्रवात क्या होता है, उस दौरान क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग समझ लेंगे और तब उसके बाद बिपरजॉय चक्रवात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं हम लोग और देखते हैं। और देख लेते हैं हम लोग चक्रवात। चक्रवात यानी साइक्लोन, थोड़ा हम लोग चक्रवात या साइक्लोन, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर में चक्रवात होता क्या है और इस दौरान क्या क्या आपको होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं। चक्रवात के बारे में आते हैं। चक्रवात होता क्या है उसके बारे में जिक्र हम लोग कर लेते हैं। क्या है, कैसे होता है। चक्रवात जो है आपको क्या होता है या कैसे होता है तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। क्या है, जब समुद्र का जल, जब समुद्र का जल का तापमान अधिक हो जाता है और वहां का और वहां का और वहां का गर्म और नम हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है ऊपर उठती है, तब जाकर गर्म और नम हवा मिलती है, तब वह चक्रवात कहलाता है। चक्रवात कहलाता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जब समुद्र का जल यानी पानी तापमान उसका अधिक हो जाता है और वह उसका हवा जो है, गर्म और नर्म हवा जो है वो हल्की होकर आपको ऊपर उठता है और ऊपर उठता है तो वहाँ का जो दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहाँ का दाब कम हो जाता है तो उसके बाद हल्की होकर ऊपर उठता है। उसके बाद गर्म और नम जो हवा है वो मिलता है जिसके कारण चक्रवात आपको पैदा होता है। यही सबसे बड़ा रीजन है। अब उसके बारे, उस दौरान क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। इसके केंद्र में इसके केंद्र में दाब निम्न होता है, निम्न होता है। यानी आपसे पूछेगा कि चक्रवात में केंद्र में दाब उच्च होता है कि निम्न होता है,
तो केंद्र में जो दाब होता है वह निम्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में आइएगा, इसमें जो हवा जो चलती है तो अंदर से बाहर चलती है कि बाहर से अंदर की ओर आती है, इसके बारे में। इसमें हवा बाहर से भीतर, भीतर यानी केंद्र, इसमें हवा बाहर से भीतर की ओर चलती है, चलती है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपको आ गया कि कहां से आपको देखिए वहां कोई क्लास आती, तो यहां देख लीजिएगा। तो इसमें हवा जो है वह बाहर से भीतर या केंद्र की ओर आपको चलती है और केंद्र में जो दाब होता है वह निम्न होता है। इसमें मौसम साफ नहीं होता है, मौसम साफ नहीं होता है, क्योंकि मौसम साफ नहीं होने का रीजन होता है कि इसमें मौसम जो होता है उसका बदलाव होता है। अब मौसम का बदलाव होने के कारण बादल बनता है और बादल बनने के कारण इसमें वर्षा होती है। तो इसमें क्या होता है, मौसम साफ नहीं होता है। तो जब मौसम साफ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जो है या आपको बढ़ जाने के कारण, टेम्परेचर बढ़े या घटे, दोनों कंडीशन में मौसम साफ नहीं होता है और मौसम साफ नहीं होगा तो क्या होता है, बादल बनता है और बादल बनने के बाद आपको वर्षा होती है। तो इसमें मौसम साफ नहीं होता है। उसके बाद इसमें वर्षा होती है, वर्षा होती है यानी चक्रवात में वर्षा होने की संभावना रहती है और मौसम भी साफ नहीं होता है। इसके बाद आइए, चक्रवात जो है, चक्रवात ये जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा, यह किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक, जिसको आप कहते हैं यूनानी, ग्रीक भाषा का, यानी चक्रवात का, चक्रवात जो होता है यह किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक यानी यूनानी भाषा से लिया गया है। और यूनानी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, सर्प का कुंडलन, यानी चक्रवात का अर्थ, चक्रवात का ग्रीक भाषा में अर्थ जो होता है वो होता है सांप का कुंडलन। क्या होता है, सांप का कुंडलन, सांप का कुंडलन जो होता है आपको आगे वाला सो। तो चक्रवात जो ग्रीक भाषा का शब्द है और उसमें चक्रवात का क्या अर्थ होता है, सांप का कुंडलन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 8 नंबर में हम लोग आते हैं। चक्रवात का जो क्षमता होता है यानी जो शक्ति हो जाता, शक्ति जो होता है उसका मापक यंत्र क्या होता है, यानी चक्रवात कितना खतरनाक होता है उसको किस यंत्र से मापा जाता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यानी चक्रवात का क्षमता, क्षमता मापक यंत्र, यानी चक्रवात को किस यंत्र से मापा जाता है, तो टी स्केल। क्या होता है, टी स्केल, यानी चक्रवात के शक्ति को या क्षमता को किससे मापा जाता है, यानी उसके मापक यंत्र को क्या कहा जाता है, तो टी स्केल। टी स्केल से चक्रवात की क्षमता को यानी शक्ति को मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक जो होता है क्षति जो होता है चक्रवात से, वो आपको किस राज्य को होता है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। भारत में
इससे सर्वाधिक क्षति होता है। यानी भारत में चक्रवात से सबसे ज्यादा क्षति किस किस राज्य को होता है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को सबसे ज्यादा चक्रवात से आपको क्षति होता है। अब जो क्वेश्चन जो पूछता है उस टाइप में हम लोग थोड़ा आ जाते हैं। अब जो है चक्रवात कभी पूछता है कि उत्तरी ध्रुव में यानी उत्तरी गोलार्ध में जो उसका जो डायरेक्शन होता है वो किस तरह का क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा वामावर्त जिसको आप कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। यानी उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है उत्तरी गोलार्ध में? तो वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाएंगे जहां उत्तरी गोलार्ध की अगर बात हो तो उत्तरी गोलार्ध अगर कहता है, यहां ध्यान देना है थोड़ा, उत्तरी गोलार्ध यानी वायु की दिशा इसमें वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज होता है ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे। क्लियर? या मोटा मोटी आप समझ लीजिए, क्लॉकवाइज जो होता है घड़ी के स्यू के अनुसार, एंटी क्लॉक विपरीत। अब दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा जो है ये दक्षिणार्थ या क्लॉकवाइज घूमती है। अब देखना है कि हम लोग का हिंद महासागर क्षेत्र जो है उसमें देखना है कि आपको बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आती है कि आपको अरब सागर में, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से अधिक, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से अधिक चक्रवात आता है। यानी कहने का अर्थ कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा आपको चक्रवात आने की संभावना है जबकि अरब सागर में आपको कम। तो यहाँ रेशियो देख लीजिए, इसे पता चल जाएगा 4:1। यानी बंगाल की खाड़ी में अगर 4 बार चक्रवात आता है तो अरब सागर में 1 बार आएगा। यानी बंगाल की खाड़ी में 4 बार अगर चक्रवात आता है तो अरब सागर में 1 बार। यानी कहने का सेंस है कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से आपको ज्यादा चक्रवात आने की संभावना है। आगे हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अब तो आपको जो चक्रवात से रिलेटेड जो सारी क्वेश्चन है वो हम करा चुके हैं। अब जो नया में एक चक्रवात आया है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जिक्र कर लेते हैं तो बेहतर रहता। अब हम लोग देख लेते हैं, एक आपको पीपर ज्वाय का नाम सुने होंगे, पीपर ज्वाय चक्रवात। अभी नया में इसी महीना में आपको पीपर ज्वाय चक्रवात आया है, जून में पीपर ज्वाय चक्रवात।
थोड़ा ध्यान रखिएगा। बीपर ज्वाय चक्रवात चूंकि नया है, आपको इससे पहले जो है मोचा चक्रवात के बारे में डिटेल हम बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारा विद्यार्थी का एक कमेंट था कि आखिर में सर मोचा चक्रवात तो बता दिए, लेकिन आखिर में चक्रवात होता क्या है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो चक्रवात के बारे में आप ऑलरेडी जान गए, और इससे पहले मोचा चक्रवात के बारे में ही हम आपको करा चुके थे। और एक मोचा चक्रवात के एक बीपर ज्वाय चक्रवात आया है। क्या आया है आपको? बीपर ज्वाय चक्रवात। अब थोड़ा हम लोग बीपर ज्वाय चक्रवात क्या है, कैसे क्षति कहां पहुंचाया, इसका नामकरण कौन किया, यह मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, आखिर में इसका अर्थ क्या होता है, उस सब के बारे में चर्चा कर लेते तो बेहतर होता है। तो इसमें देख लीजिएगा, बीपर ज्वाय चक्रवात में हम लोग देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक प्रभाव, इसका उत्पत्ति हम लोग देख लेते हैं। उत्पत्ति देखिएगा, उत्पत्ति करने का अर्थ कि वहां से निकलना। जैसे मोचा चक्रवात का उत्पत्ति हम आपको पहले बता चुके हैं कि बंगाल की खाड़ी से मोचा चक्रवात का उत्पत्ति हुआ था, लेकिन बीपर जो चक्रवात है वह आपको बंगाल की खाड़ी से इसका उत्पत्ति नहीं है, यह अरब सागर से है। किससे है? आपको अरब सागर से। यानी बीपर ज्वाय चक्रवात का उत्पत्ति कहां से हुई? तो आपको अरब सागर से। उसके बाद थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, यह मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला, यह बांग्ला भाषा का शब्द है। इसमें आपको यह बांग्ला भाषा का शब्द है, लेकिन इसका नामकरण कौन किया? इसका नामकरण किया, इसका जो है नामकरण जो है आपको कौन किया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इसका आपको नामकरण, यानी बीपर जो चक्रवात है, यह आपको नाम कौन दिया? तो बांग्लादेश। उसके बाद लेकिन बांग्ला भाषा में बीपर ज्वाय का क्या अर्थ होता है उसके बारे में। बीपर ज्वाय, बीपर ज्वाय का अर्थ क्या होता है? विनाशक। क्या होता है आपको? विनाशक। बीपर ज्वाय का अर्थ होता है विनाशक। ऐसे आपको बीपर ज्वाय से भारत में सर्वाधिक प्रभाव, भारत में सर्वाधिक प्रभाव या प्रभावित, भारत में सर्वाधिक प्रभावित अगर कहेंगे, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित अगर कहेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, इस दोनों में भी अगर कहेगा तो गुजरात फर्स्ट। इसका सबसे ज्यादा प्रभावित देश, सबसे अधिक प्रभावित देश, सबसे अधिक अगर प्रभावित देश अगर कहेंगे तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। तो थोड़ा हम लोग इस पर जिक्र कर लेंगे कि कभी कभी आप सुनते होइएगा कि सुनामी चक्रवात जो होता है वह लड़की के नाम पर रखा जाता है, यानी महिला के नाम पर रखा जाता है। कभी कभी आप सुनते होइएगा कि आपको पुरुष के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो हाँ, महिला और पुरुष दोनों के नाम पर इसका नामकरण किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं। देखिएगा कि आपको पुरुष का नाम, पुरुष के नाम पर, पुरुष के नाम पर चक्रवात का नामकरण, चक्रवात का नामकरण, चक्रवात का नामकरण, इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा
नोट करके लिख देते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहता ना। हम लोग थोड़ा नोट करके थोड़ा हम लोग कर लेते हैं तो बेहतर रहता। ठीक है, नोट में हम लोग आ जाते हैं, नोट में पढ़ लेते हैं, थोड़ा हम लोग नोट में पढ़ लेते हैं जो वीवीआई है सो। अब देख लेंगे कि पुरुष के नाम पर चक्रवात कब नाम पड़ा और महिला के नाम पर कब शुरू हुआ, सो देख लेते हैं। तो देख लीजिएगा, ये आपको पुरुष के नाम पर, पुरुष के नाम पर चक्रवात रखा गया, रखा गया। पुरुष के नाम पर चक्रवात कब से रखा गया, तो 1979 से। यानी पुरुष का के नाम से चक्रवात का नामकरण जो हुआ वह कब से प्रारंभ हो गया, तो 1979 से पुरुष के नाम पर भी चक्रवात का नाम रखना शुरू कर दिया गया। उसके बाद देखिएगा, स्त्री के नाम पर चक्रवात का नामकरण, स्त्री या महिला के नाम पर, महिला के नाम पर रखना शुरू कर दिया गया, रखना प्रारंभ ये 1953 में। कब आपको, 1953 से में रख दिया गया कि स्त्री के नाम पर ही चक्रवात का नाम रखा जाएगा। तो अब तो देख लीजिएगा, पुरुष के नाम पर कब शुरू हुआ, 1979 में, और महिला के नाम पर कहेंगे तो 1953। यानी कहने का सेंस है कि अब महिला और पुरुष दोनों के नाम पर आपको चक्रवात का नामकरण किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि देखिएगा, हिंद महासागर क्षेत्र जो एरिया है, हिंद महासागर क्षेत्र का देश, हिंद महासागर का क्षेत्र वाला देश, क्षेत्र वाला देश जिसके नाम पर चक्रवात का नाम रखना शुरू हुआ। तो देख लीजिएगा, अब जो हिंद महासागर वाला जो एरिया है, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में जो देश पड़ता है, अब उसके नाम पर चक्रवात का नामकरण शुरू हुआ। तो उसमें आपको पहले जब शुरू हुआ था तो उसमें 8 देश था, और बाद में 5 देश जुड़ गया, यानी 13 देश के नाम पर हिंद महासागर क्षेत्र का जो देश है वह 13 देश हो गया है, जिसके नाम पर चक्रवात का नामकरण किया जाता है और अल्फाबेटिकल सिस्टम से उसका नामकरण किया जाता है। तो शुरू में तो 8 देश था और बाद में 5 देश आया, तो 8 5 13 देश है जो हिंद महासागर क्षेत्र में, जिसके नाम पर चक्रवात का नाम रखा जाना शुरू किया गया। ये कब प्रारंभ हुआ, यह प्रारंभ हो गया 2004 से। कब से प्रारंभ हो गया, 2004 से। यानी पुरुष के नाम पर 1979, स्त्री के नाम पर 1953, और हिंद महासागर क्षेत्र के देश के नाम पर चक्रवात का नाम कब से रखना शुरू हो गया, तो 2004 से, जिसमें शुरू हुआ था 8 देश से, लेकिन वर्तमान में कितना देश हो गया है, 5 देश बाद में आया, तो 8 5 13 देश। अब 13 देश हो गया है जो अल्फाबेटिकल नाम से चक्रवात का नामकरण किया जाता है। वह 13 देश कौन है, आगे हम लोग जिक्र कर लेते हैं। वह 13 देश कौन है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतर, ईरान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका,
श्रीलंका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद मालदीव, मालदीव, ये जो है आपको कितना देश हो गया मिला लीजिए, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतर, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। यह सब जो देश है इसी के नाम पर आपको चक्रवात का नाम रखना शुरू किया गया। लेकिन इसमें जो है इसका सुझाव कौन देश दिया था? सुझाव देश दिया था हिंद महासागर के वह देश जो आपको सबसे पहले यह कहा गया कि नाम पर, देश के नाम पर ही आपको कि होना चाहिए चक्रवात का नाम। ऐसा सुझाव कौन देश दिया था? तो अपना भारत ही आपको सुझाव दिया था, भारत। हाँ, तो यही आपको सुझाव देश देने वाला कौन? हिंद महासागर का वह देश जो आपको सबसे पहले कहा गया कि चक्रवात का नाम जो है नामकरण ऐसे होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जिक्र या सुझाव कौन किया था? तो भारत। हिंद महासागर क्षेत्र में यही सबसे पहले सुझाव दिया था कि चक्रवात का नामकरण अल्फाबेटिकल होना चाहिए या होना चाहिए। तो अब तो किसी तरह का कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। तो आज यहीं तक। जय हिंद।